ओके, मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन जो सेकंड चैप्टर है संघर्षकालीन भारत 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का जो समय है, उसके अंतर्गत अपन ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश जिसका शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो दिल्ली की इमारत है कुतुब मीनार, वो किसकी याद में बनाई गई है? और कोई? बख्तियार काजी काकी। सूफी संत कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया गया है। कोई भी इमारत वगैरह बनाई जाती है तो उसके पीछे क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ कारण छिपा हुआ रहता है। तो इसी कुतुब मीनार के बारे में कहा जाता है कि इसके आज तक भी क्या नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है। यानी ये लोहा क्या है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का लोहा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है इल्तुतमिश था ना, कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसका क्या किया था? एक क्या कहते हैं परंपरा चली आती है, कौन सी, कि पुरुष ही राजा बन सकता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, पुरुष के विपरीत जो महिला है कौन है, रजिया सुल्तान, वो क्या बनी थी? दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी थी। तो उसका अमीरों ने और जो क्या कहते हैं परंपरावादी जो लोग थे उन्होंने उसका जम करके विरोध किया। और उसकी जो शादी है जिसको कहते हैं निकाह, वो किससे होती है? अल्तुनिया। अल्तुनिया से उसकी निकाह होती है और क्या किया जाता है, उन दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके साथ ही वहां तक क्या होता है, इस वंश की एक तरह से समाप्ति सी हो जाती है। उसके बाद में रजिया सुल्तान के बाद में कौन बनता है शासक? बलबन। फिर भी और भी थे, जैसे आपका बैराम शाह है, वो 1242 से 1246 तक, मसूद शाह है वो 1246 से 1265, और नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। उसके बाद में बलबन क्या बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। उसके बाद में खिलजी साम्राज्य की स्थापना होती है, उसमें ज्यादा श्रेय किसको दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और एक उसका जो मदद करने वाला था उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर कहते हैं कि जो गुजरात विजय थी उसमें उसकी सेना ने बहुत सारा धन एकत्रित किया था, खूब धन प्राप्त हुआ था। क्या होता है कि भाई एक राज्य है, दूसरे राज्य पे वो आक्रमण वगैरह करता है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, उसे जितना भी उनको हाथ लगता है सामान, उसको क्या करते हैं, वो लूट लेते हैं, बटोर लेते हैं। तो आपकी जो गुजरात विजय उसके अंतर्गत उन्हें क्या किया था, बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई थी। दक्षिण विजय में श्रेय किसको दिया जाता है? मलिक काफूर को, क्योंकि वो दक्षिण के जो राज्य वगैरह थे या जो राजा थे उन सबसे वो क्या था, भली भांति परिचित था। और अंत में उसका विजय अभियान है वो कहां पर जाकर के रुका था? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और अपना जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था उसका भी क्या है, पैतृक गांव कौन सा है? रामेश्वरम। ठीक है। इसके बाद में आता है, आपने पढ़ा है कौन सा? सैयद वंश। सैयद वंश। और अब अपन पढ़ेंगे कौन सा? लोधी वंश। तो अंतिम सैयद शासक कौन सा था? आलम शाह। आलम शाह। इसने क्या किया भाई? आलम शाह ने स्वेच्छा, स्वेच्छा क्या होती है? अपनी इच्छा अनुसार। उसने क्या किया था, जो शासन था उसको क्या कर दिया? त्याग दिया। स्वेच्छा से शासन को त्याग दिया।
अब इससे अपन क्या पता लगा सकते हैं कि भाई आलम शाह कैसी किस प्रकार के उसमें गुण थे, अच्छे गुण थे, बताओ। इसको क्या अपन कह सकते हैं, एक डरपोक किस्म का था ये, अपनी इच्छा से जो क्या करता था, गद्दी छोड़ करके कहता कि भाई तू संभाले ना। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से डरपोक कह सकते हैं उसको। अरे जीना मरना, अपन को अपने गद्दी बचानी है तो किसी के साथ क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। पहले जमाने में ये होता था ना, जिसके पास ज्यादा ताकत होती थी वो क्या बन जाता था, शक्तिशाली सम्राट उसको घोषित कर दिया जाता था। और जिसके पास क्या नहीं होती थी, ताकत नहीं होती थी, वो क्या होता था, मर जाता था, एक तरह से मार दिया जाता था। या फिर वो क्या कर जाता, मैदान छोड़ करके भाग जाता, या फिर क्या करता, हाथ मिला लेता, संधि कर लेता, समझौता, जिसको संधि करने को क्या कहते हैं अपन, समझौता कर लेता कि भाई ठीक है मैं अपना शासन तुम्हें दे देता हूं, किसी प्रकार का मैं युद्ध करना नहीं चाहता। ठीक है, तो उसने भी क्या किया, अपनी स्वेच्छा से शासन को छोड़ दिया। किसने, सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह ने। बेलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में बेलोल लोदी क्या किया, बेलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया कि यहाँ पे क्या होती है, सैयद वंश है उसकी क्या हो जाती है, एक तरह से समाप्ति सी हो जाती। दिल्ली का शासक बना ये। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। यानी ये बेलोल कहां से संबंधित था, अफगान। पहली बार अफगानी शासक, उसने जौनपुर के महमूद शाह सरकी के दिल्ली अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। महमूद शाह सरकी क्या करना चाहता था, महमूद शाह सरकी ये क्या करना चाहता था, दिल्ली पर अधिकार, क्या करना चाह रहा था, अधिकार किस पर करना चाह रहा है, दिल्ली पे, कि मैं दिल्ली पर अधिकार कर लूंगा तो दिल्ली का क्या बन जाऊंगा, मैं सम्राट बन जाऊंगा। तो उस प्रयास को उसने क्या कर दिया, इसने बेलोल लोदी ने क्या कर दिया, असफल। ये प्रयास इसका क्या हो गया, महमूद शाह सरकी का असफल हो गया। अब असफल क्यों हो गया, क्योंकि उसको क्या कर दिया, वहां पे युद्ध के अंदर हरा दिया गया, या फिर वो मैदान छोड़ करके भाग गया। क्या होता है कि राजा आपस में क्या करते हैं, विशाल सेना के साथ आमने सामने युद्ध करते हैं। अब युद्ध में क्या होता है कि आमने सामने होंगे तो क्या होगा, खून खराबा होगा और सैनिक क्या हो जाएंगे, या तो मर जाएंगे या मार देंगे। उसमें ये होता है तलवार हाथ में होती है, या भाला होता है, या बर्छी होती है, जो भी है, कि या तो क्या करेगा वो सामने वाले को मार देगा, या फिर क्या हो जाएगा, खुद मर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, सेना क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, घटती है, घटती है, बढ़ती नहीं है कभी भी सेना। सेना क्या हो जाती है, घटती है। अब एक तरफ क्या होंगे, बहादुर होंगे या ज्यादा ऐसे ताकतवर योद्धा होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, सामने वालों को मार देंगे, और खुद संख्या में क्या हो जाएंगे, अधिक रह जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फलस्वरूप राजा क्या करेगा कि अब तो अपना पलड़ा क्या है, भारी नहीं है, हल्का हो गया, एक तरह से हारने वाले हैं। तो राजा को क्या किया जाएगा, चुपचाप से उस युद्ध भूमि से बाहर भगा दिया जाएगा। ठीक है, कम से कम राजा बच जाए। अगर वो राजा हाथ में आ जाता तो उनके नियंत्रण में आ जाता तो क्या करते, राजा को या तो मार देते, या फिर उसे बंदी बना करके ले जाते, बंदी गृह में डाल देते। 38 वर्ष से शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी इसने क्या किया था, 38 वर्ष तक
38 वर्ष तक इसने क्या किया, शासन किया। उसके बाद में क्या हुआ, 1489 में इसकी मृत्यु। किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मृत्यु किसकी हुई, लोधी वंश की हुई क्या, तो किसकी हुई, बेलोल लोधी। क्या हो जाती है, 38 वर्ष तक ये शासन करता है दिल्ली का, और उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हर कोई इंसान जन्म लेता है तो उसको क्या करना पड़ता है, एक ना एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना पड़ता है। ये क्या है, कुदरत की लीला है ना। जो चीज अपने सामने है, कुछ भी हो जाए, निर्जीव हर चीज क्या होगी, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार से इंसान भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है एक दिन। इसके बाद उसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बनता है। निजाम शाह, निजाम शाह, इसने उपाधि किसकी ली थी, सिकंदर शाह की। कौन था ये निजाम शाह, बेलोल लोधी का दूसरा पुत्र। तिरहुत बिहार और बंगाल तक उसने साम्राज्य का विस्तार किया। हर कोई राजा बनता है, वो क्या होती है, उसकी इच्छा क्या होती है, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने की। अब सीकर का जो राजा है वो क्या सोचेगा कि मैं सीकर से बाहर निकलूं, मैं लक्ष्मणगढ़ को भी अपने अधिकार में कर लूं। फिर क्या होगा, उसकी और इच्छा बढ़ेगी, फतेहपुर को लिया अंदर, फिर उसकी क्या बढ़ेगी इच्छा कि चूरू को भी लिया अंदर, मेरे साम्राज्य में मिला लो। इधर क्या सोचेगा वो, ठीक है ना। इस प्रकार से उसकी इच्छा क्या होगी, दिन प्रतिदिन अपने साम्राज्य को बढ़ाने की होगी, ठीक है। अगर राजा क्या होगा, अच्छी अच्छी सोच वाला, अच्छी उसमें कूटनीति की होगी, तो वो क्या होगा, अपने साम्राज्य को क्या करेगा, दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। और राजा क्या होगा, अगर मनोरंजन के साधन है या फिर ऐसो आराम में अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो वो क्या होगा, उसका साम्राज्य का क्या होगा एक दिन। दूसरा जो राजा है वो क्या करेगा कि राजा तो आलसी है, ये तो क्या है, हमेशा मौज मस्ती में पड़ा रहता है। वो क्या करेगा, उसकी कमजोरी को बाप करके उसके ऊपर क्या करेगा, हमला करेगा, और हमला करके उसके राज्य को जीत लेगा और अपने राज्य में मिला लेगा। इस प्रकार से उस राजा के राज्य का क्या हो जाएगा, एक तरह से अंत हो जाएगा एक तरह से। इसका न्याय प्रबंध और राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। क्या है भाई इसका, राजस्व सुधार। और न्याय प्रबंध किसका, राजस्व सुधार और न्याय प्रबंध इसका क्या है, प्रसिद्ध है। किस प्रकार से, राजस्व सुधार क्या होता है भाई, राज्य को आगे बढ़ाया जाता है। किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, क्योंकि राज्य के लिए बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, अब उस समय पैसा कहाँ से आता था, धर्म के नाम पे कर लगाते थे, भूमि के ऊपर कर लगाते थे, और भी न जाने बहुत सारे कर लगाते थे, और उसी से क्या करते थे, रुपए वसूल करते थे, और वो क्या करते थे, एक तरह से राजस्व एकत्रित करते थे, ठीक है। अब वो राजस्व क्या होता था, खजाने में जमा होता था, और जो भी कार्य होते थे उसके अंतर्गत लगते थे। कौन से, जनता के सुख सुविधा के लिए, जैसे तालाब, बावड़ी, इनका निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, वेधशालाएं उनका निर्माण, ठीक है। इस प्रकार से आगे अपन देखें तो न्याय प्रबंध। न्याय प्रबंध क्या होता है भाई, न्याय नहीं जानते हो क्या, क्या होता है, न्याय करते हैं। न्याय क्या होता है, एक तरह से इंसाफ, क्या कहते हैं जिसको, फैसला ढंग से करना। किस प्रकार से, कि भाई जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है उसको क्या किया जाना चाहिए, बरी कर देना चाहिए। तो ये तो क्या होता है, न्याय होता है। और वैसे देखा जाए तो क्या होता है, न्याय
जो दोषी होता है वो तो छूट जाता है, और जो निर्दोष है वो क्या हो जाता है, सजा पा लेता है। तो ये क्या है, एक तरह से न्याय नहीं है। तो इसने न्याय प्रबंध में सुधार किया था। अब न्याय प्रबंध में क्या होता है, बहुत ही सोच समझ करके क्या किया जाता था, न्याय किया जाता था कि भाई किसी दोषी को, किसी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी को क्या मिले, सजा मिले। तो वो होता है वास्तविक न्याय। तो इन दोनों में उसने क्या किया, सुधार किया। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि का नियत करने का कार्य किया कि भाई जिस प्रकार से भूमि की नाप से मतलब क्या है कि भूमि 10 बीघा है, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, इस प्रकार से उसके ऊपर क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, कर लिया जाता था, भूमि कर। ठीक है। एक गज चलाया प्राय 30 इंच का होता था। इस को आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है। एक गज, एक क्या है, गज। जानते हो क्या आप, गज नहीं जानते हो? कपड़ा होता है वो किससे नापा जाता है, आपने देखा होगा लोहे की एक स्केल होती है, 1 मीटर होता है, तो वो क्या कहलाता है, एक तरह से गज होता है। आगे बात समझ में? तो ये क्या होता था, गज। अब गज, गज क्या होता है, गज के बारे में क्या बताया इसने, एक गज चलाया था जो क्या होता था, 30 इंच का होता था। इस गज की विशेषता क्या है, यह 30 इंच का होता था। ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता था, सिकंदरी गज। यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, ये गज के बारे में कौन सा है, निजाम सा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है कि सिकंदरी गज से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो आपको इस सिकंदरी गज के बारे में क्या बताना आंसर में, ठीक है ना। पहली बात तो है कि सिकंदरी गज है वो चलाया किसने था, ये नाम रहना चाहिए आपके याद में। पहली बात, सिकंदरी गज को किसने चलाया था, निजाम शाह ने चलाया था। अब इसने चलाया तो इसका कारण भी होना चाहिए। भूमि की वास्तविक नाप और सुधार के लिए इसने क्या चलाया, गज चलाया। इसकी जो लंबाई है वो क्या होती थी, 30 इंच होती थी, और इसे सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता था। ये 2-3 बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी। आगे क्या बात समझ में, अच्छी बात है। लेकिन क्या होना चाहिए, जो हम पढ़ाते हैं उसका क्या होना चाहिए, एक्शन की रिएक्शन भी होनी चाहिए। जो हम क्रिया कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया आपसे भी आनी चाहिए। ठीक है ना। केवल सुना सुना करो मत, बल्कि उसका जवाब भी दिया करो। ठीक है। तो सिकंदरी गज के बारे में आप बता सकते हो, इसको क्वेश्चन बना करके आपको लिखना भी है कि सिकंदरी गज से आप क्या समझते हो, उसके बारे में इसका जो मैंने आपको 2-3 लाइनें बताई है वो उत्तर में लिखनी है। किस प्रकार से लिखनी है, जरूरी नहीं है कि आप इस बुक की नकल करें। ठीक है। इस बुक की नकल करके लिखें, अपने मन में जैसा आता है वैसा लिखें कि सर ने ये बताया था कि ये किसने चलाया था, निजाम शाह ने चलाया था। किस लिए चलाया था, भूमि के सुधार के लिए चलाया था। इसके ये कितना होता था, 30 इंच का होता था, और इसको सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। जाहिर सी बात है 2-3 लाइनें आपके याद रखें, होगी याद, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम है आप तुम्हारे किसी के भी, चले फिर आगे। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर और धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 में आगरा नगर का निर्माण करवाया। 1506 में क्या करवाया इसने, 1506 ईस्वी में आगरा का निर्माण किसने करवाया, निजाम शाह। हाँ, 1 मिनट अभी बता रहे हैं आपको। इसमें अब इसका कारण क्या था, इटावा, बयाना।
इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर। इनके जो शासक हैं उनको अधिक रखने का अभिप्राय से। अधीन का मतलब होता है नियंत्रण में, ठीक है। तो इसने क्या किया था, 1506 ईस्वी में आगरा का निर्माण करवाया। किसने? निजाम शाह ने। अब इस 1506 में आगरा का निर्माण करने का उसका उद्देश्य क्या था कि ये जो इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर के जो शासक हैं वो क्या रहे, मेरे नियंत्रण में होकर के कार्य करें, ठीक है। यही कारण था कि उसने 1506 में आगरा का निर्माण करवाया। ये जितने भी शासक है वो क्या रहे, मेरे कब्जे में रहे, जैसा मैं कहूं वैसा ही वो कार्य करे, मेरी इच्छा के उपरांत वो किसी भी प्रकार का कोई कार्य न कर सके। हा? मतलब इसने आगरा का निर्माण इसलिए करवाया कि ये जो आगरा, ये जो शासक है ना, ये इस आगरे के क्या हैं, आसपास शासक है, ठीक है ना। तो ये सब क्या रहेंगे, आगरा का निर्माण करवा लेगा और वहां का ये क्या करेगा, एक तरह से शासक रहेगा, तो ये लोग क्या होंगे, उसकी अधीन रह करके कार्य करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर क्या रहेगी, उसकी नजर रहेगी, चौकसी रहेगी, तो ये क्या नहीं कर सकते, उससे धोखा नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ पूछना है क्या? उसका उपनाम है गुलरू खां था। इस निजाम शाह का उपनाम क्या है? गुलरू खां, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप कि गुलरू खां के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी तो ध्यान रख रहे हैं, बाद में सब भूल जाओगे। ऐसी चीज क्यों है, जो आपको एक एक टॉपिक बताते हैं उसमें से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए। वो तो है ही है, उसमें क्या है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार इस प्रकार से अंदर से अगला क्वेश्चन हो सकता है कि गुलरू खां उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, निजाम शाह। अब इसके अलावा इसकी विशेषता और भी है, क्या है, इसी उपनाम से कविता भी लिखता था। किससे? यानी कविता इसकी लिखी हुई आती थी, वहां पे नाम क्या आता था, ठीक है ना। कविता जब लिखता था तो वहां पे आपने देखा होगा, आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा, लेसन पढ़े ना, लग रही है ना क्लास हिंदी की, नहीं लग रही है? तो उसके जो नीचे उस कवि का क्या होता है, परिचय दिया हुआ होता है। उसी प्रकार से ये निजाम शाह अपनी कविताएं लिखता था, तो वो किस नाम से लिखता था, गुलरू खां के नाम से लिखता था। नवंबर 1517 में उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है भाई, नवंबर 1517 ईस्वी में क्या हो जाती है इसकी मृत्यु। उसके बाद में उसका पुत्र इब्राहिम लोदी,
आगरा की गद्दी। आगरा की गद्दी पर वो विराजमान हो जाता है, यानी जब कुर्सी क्या हो गई है, खाली हो गई है, किसकी हो गई है, उसके पिता की मृत्यु से, तो अब उस कुर्सी को क्या करनी है, भरनी है, तो उसका पुत्र क्या होगा, इब्राहिम लोदी क्या बनेगा, वहां का शासक बन जाएगा। कहाँ का, आगरा का। अगर कुर्सी कई दिनों तक खाली रहती है तो उसका क्या अंजाम होता है, आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई होने लग जाती है कि भाई घर घर में तो लड़ाई चल रही है, बाहर का आक्रमण क्या सोच रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं, हमला बोल दो इसके ऊपर, अब दो के चक्कर में तीसरा फायदा उठा के ले जाएगा, होता है ना ऐसा, तो पहले भी होता था ऐसा अक्सर। तो इसलिए राजा क्या करता था, ज्यादा समय तक कुर्सी खाली नहीं होती थी, तुरंत उसको क्या किया जाता था, शासक बना दिया जाता था। 1517-18 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। कौन था भाई राणा सांगा, हाँ कौन था भाई महाराणा सांगा, मेवाड़ का राजा। इनके बीच में क्या होता है, युद्ध, और कौन हारता है, लोदी, लोदी की हार। 1526 में फिर क्या होता है, युद्ध किसके मध्य, सिकंदर और बाबर। सिकंदर बाबर, सिकंदर बाबर के युद्ध में हार गया। सिकंदर व बाबर, इसमें हार किसकी हुई, सिकंदर की। इतिहास में युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, यानी पानीपत के मैदान में सिकंदर और बाबर के मध्य युद्ध होता है, और उसमें कौन हार जाता है, सिकंदर हार जाता है, और ये इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध है, पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध युगांतकारी सिद्ध हुआ। युगांतकारी क्या होता है भाई, युग को बदलने वाला, ठीक है। भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। किसकी हो गई, मुगल वंश की स्थापना। और किस वंश का अंत हो गया, लोधी वंश का अंत। एक युगांतकारी ये युद्ध साबित होता है, और इस युग में क्या होता है, लोधी वंश की समाप्ति और मुगल वंश की शुरुआत या मुगल वंश का प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए आप, सल्तनत कालीन प्रशासन, इसके बारे में कुछ पूछना आपको, ये आपका लोधी वंश समाप्त होता है, पूछना लोधी वंश के बारे में कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। तब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं लोधी वंश के बारे में, ठीक है ना, बताना जरा। बेलो लोधी दिल्ली का शासक कौन से सन में बना था, 1451। गुलरू खां के उपनाम से किसे जाना जाता है, निजाम साहब। अक्सर तय निजाम शाह जो कविताएं हैं वो किस नाम से लिखा करता था, गुलरू खां।
सिकंदरी गज से आप क्या समझते हो? सिकंदरी गज का निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। यह लगभग 30 इंची होती है। ये भूमि के सुधार के लिए इसमें इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसे सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह कब, किसके मध्य और उसका क्या परिणाम निकला? यह सिकंदर व बाबर के मध्य हुआ और इसमें सिकंदर की हार हुई और लोदी वंश की समाप्ति। इसमें एक युगांतकारी युद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ और एक युग का क्या हो गया, इसमें अंत हो गया। कौन से वंश का? लोधी वंश का अंत हो गया और मुगल वंश की शुरुआत हो गई। ठीक है। सही और गलत का फैसला खुद को करना चाहिए। ठीक है। अगर तुम गलत बोलते तो मैं आपको क्या कर देता, बीच में टोक देता कि भाई तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है। तो मतलब क्या है, बार बार ऐसा नहीं पूछा करें कि सर मेरा सही है क्या। ठीक है ना। देखिए आगे अपन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है, वही है ना, सल्तनत कालीन प्रशासन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सुल्तान के बारे में। सुल्तान किसको कहते हैं भाई? राजा, शासन का सर्वेसर्वा और न्याय का संप्रभु। राजा ने जो कह दिया वह क्या बन जाता था, एक तरह से कानून बन जाता था। ऑर्डर नहीं, कानून। पहले क्या होता था, लिखित में कुछ नहीं होता था, जो मुख जबानी है वही क्या करते थे, किसी भी प्रकार की कोई भी ये किताबें वगैरह या कलम वगैरह नहीं चला करती थी। क्या करते थे, जो ऋषि मुनि होते थे वो वहां पर क्या करते थे, अपनी आश्रम में बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। और बच्चे क्या करते थे, 6 या 7 वर्ष के होते, 10 वर्ष के होते तो वो वहां जाते थे और जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो घर पे नहीं जाते थे। ईद आगी चालो, बकरीद आगी चालो, मोहर्रम आगे चालो, ईद, ये दीपावली आ गई, चलो घर पे। इस प्रकार का कोई माहौल नहीं होता था, बल्कि क्या होता था, जब तक उसकी शिक्षा पूरी समाप्त नहीं हो जाती तब तक वो क्या होते थे, अपने घर नहीं जा सकते थे। इसके अंतर्गत वो क्या करते थे, सारे काम किया करते थे। कौन क्या क्या काम किया करते थे बताओ? पेट भरना है तो वो उसके लिए भी क्या करते थे, वो बस्ती में से मांग करके लेकर के आते थे और फिर अपने जो गुरु होते थे उसको दिया करते थे और गुरु क्या करता था, सबके बारे सब में बंटवारा कर देता। ठीक है। इसी प्रकार से जलाने के लिए क्या होती थी, लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, वो जंगल से जाकर के लकड़ी लेकर के आते थे सारे चीज। पानी लाने के लिए क्या करते थे, पानी लेकर के आते थे। कपड़े धोते थे अपने खुद के, स्वयं खुद धोते थे। और क्या करते थे, जानवरों के लिए चारा लेकर के आते थे तो वो भी जंगल से लेकर के आते थे काट कर। सारे काम क्या करते थे, खुद किया करते थे। उसमें क्या होते थे, जिम्मेदारी दी हुई होती थी कि भाई ये 4 जने ये काम करेंगे, 4 जने ये काम करेंगे, 4 जने ये काम करेंगे। लेकिन बस्ती में से जो खाना है वो सबको लेकर के आना पड़ता था, उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं होती। तो इस प्रकार से शिष्य क्या करते थे, सारे काम भी किया करते थे और साथ में पढ़ा भी करते थे। अब आप देखो कि वो जमाना और इस जमाने में कितना फर्क है। यहाँ पे तो केवल एक पढ़ाई के ऊपर निर्भर है, वो भी नहीं पढ़ते हैं। और उस समय में कितने काम करते थे शिष्य, फिर भी वो क्या करते थे, पढ़ते थे। उनकी क्या होती थी, एक तरह से
पढ़ाई के प्रति लगन होती थी, और बिना लगन के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो देखिए आप, दिल्ली सल्तनत कालीन जो प्रशासन है उसमें सुल्तान के बारे में, सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई, क्योंकि सुल्तान की जो उपाधि है वो तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी। किसने की थी? तुर्की शासकों ने। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनवी क्या था? प्रथम शासक। किसका? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। सुल्तान की कि वे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। सारी की सारी शक्ति किसके हाथ में थी? जो भी सुल्तान बनता हुआ उसके हाथ में सारी शक्ति हुआ करती थी, संपूर्ण शक्ति। राजा की इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता था, और राजा ने जो कह दिया वही क्या बन जाता था? एक तरह से कानून बन जाता था। राजा ने किसके बारे में जो कानून कि भाई इसको क्या की जानी चाहिए? फांसी की सजा देनी चाहिए, तो उसको फांसी की सजा निश्चित होती। उसमें कोई ऐसे नहीं करता कि वो राष्ट्रपति के पास जाकर के वो माफीनामा करवा लेगा, उसकी सजा कम हो जाएगी। ऐसा उस समय नहीं था। आज के समय में क्या हो सकता है? क्या करते हैं? बड़े बड़े आदमियों से संपर्क करते हैं। नहीं, मान लो किसी को मृत्युदंड की सजा मिल गई है या फांसी की सजा मिल गई, सॉरी, ठीक है। अब वो क्या सोचता है कि यार मेरे को फांसी पे लटकना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा भाई? गगन, अरे कहाँ पे वो अपनी अर्जी दाखिल करेगा? राष्ट्रपति। उस समय नहीं, अब की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या करेगा वो? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की कोई सजा दी होती उसके बारे में उसको एक क्या दे रखा है, ऐसी शक्ति दे रखी, वो उसमें क्या कर सकता है? कम कर सकता है, कुछ सुधार कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है? उस फांसी की सजा को मृत्युदंड में तब्दील कर सकता है, ठीक है। तो उस समय ऐसा किसी प्रकार का कोई राष्ट्रपति नहीं होता था, ठीक है, जो सजा को क्या कर दे? कम कर दे। सुल्तान ने फांसी की सजा दे दी, तो उसको फांसी की सजा क्या होगी? अवश्य होगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता था। संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में होती थी। ये पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश राजा है, वो क्या है? ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वही क्या होता है? पहले के समय में होता नहीं होता था ऐसा। कौन होता था? सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होता था? राजा ही होता था। राजनीति और मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति। राजनीति में भी सर्वे सर्वा और धर्म में भी सर्वे सर्वा कौन होता था? राजा। शक्ति में भी सर्वे सर्वा और न्याय का अधिकारी भी सर्वे सर्वा कौन होता था? राजा। इस प्रकार से आपने देखा क्या है कि सारी जो राज्य की संपूर्ण जो शक्तियां हैं उसका वास्तविक शासक किसको कहा गया है? राजा, सुल्तान को कहा गया है, क्योंकि सुल्तान के बिना कोई भी कार्य संपन्न होने वाला नहीं होता। सुल्तानों से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय ले। जो पढ़े लिखे हैं, जो मजहब के जानकार हैं, उनसे क्या ली जानी चाहिए? राय मशवरा या उनकी सलाह लेकर के ही राजा को क्या किया जाना चाहिए? फैसला लेना चाहिए। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं अमीर।
पहला सुल्तान, दूसरा कौन है? अमीर। वैसे अमीर किसको कहते हैं अपन? धनवान को, पैसे वाले को कहते हैं ना अमीर, या नहीं कहते हैं? सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अब अमीर का मतलब किससे है? पैसे वाले लोगों से ही है। तो सुल्तान की जो शक्ति है उसके ऊपर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीर वर्ग का पैसे वाले लोग हैं उनके ऊपर राजा का प्रभाव रहता था। अब उसके पीछे वजह क्या है तो देखेंगे आप। अमीरों के दो वर्ग, तुर्क तथा गैर तुर्क थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। 40 अमीरों का समूह, 40 अमीरों का समूह क्या कहलाता था? चहलगानी। किसके समय में? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय 40 अमीरों का जो समूह है वो चहलगानी कहलाता था। शासन की योग्यता और अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबारों में प्रभाव कम ज्यादा होता रहता था। शासन की योग्यता, योग्यता व अयोग्यता, अयोग्यता के आधार पर क्या होता? अमीरों का दरबार में, अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज्यादा। कम कब होगा अमीरों का प्रभाव? जब वो क्या होंगे? अयोग्य। और योग्य होंगे तो उनका प्रभाव क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना इसमें। केंद्रीय भवन संस्था मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। यानी जो अभी वर्तमान समय में अपन देखते हैं मंत्री परिषद क्या होती है, अलग अलग जो वर्ग होते हैं उसके अलग अलग क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। जैसे पर्यटन मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है। उस प्रकार से क्या होता था इनका? आजकल क्या होता है, अलग अलग उसको क्या किया जाता है? बांटा जाता है विभागों में। लेकिन पुराने समय में क्या होता था? मजलिस एक खलवत होता था, जो आज की मंत्री परिषद है उसके अनुसार होता था। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? कि पुराने समय में मजलिस ए खलवत किसके अनुसार होती थी? आज की मंत्री परिषद के अनुसार होती थी। यानी मंत्रियों का अलग अलग विभागों में बंटवारा होता था। हाँ, मजलिस एक खलवत किसको कहा गया है? मंत्री परिषद को। वजीर, आरिजी मुमालिक, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत, इसके 4 स्तंभ थे। किसके? मंत्री परिषद के ये 4 स्तंभ। जान गए क्या? ये 4 तरीके के मंत्री परिषद में सदस्य हुआ करते थे। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। वजीर, आरिजी मुमालिक, दीवाने इंसार, दीवाने रिसालत, इसके 4 स्तंभ थे। वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था। इसे वित्त विभाग कहा जा सकता है। यानी वजीर है वो क्या करता था? जो आज अपन कहते हैं कि वित्त मंत्री, वित्त मंत्री होता है ना, किससे संबंधित होता है वित्त मंत्री? बोलो, वित्त विभाग किसको कहते हैं? नहीं जानते हो? हाँ, कभी आपने नोट देखा क्या? नोट देखा क्या? नोट नहीं देखा? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कभी नोट नहीं देखा होगा, इसलिए तो आप मेरे
मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। हाँ, मैं आपसे वित्त वित्त विभाग के बारे में पूछ रहा हूँ। आप जब नोट देखते हो उसके ऊपर साइन किसके होते हैं? वित्त मंत्री के। गवर्नर नहीं होता क्या? गवर्नर, गवर्नर अलग होता है। वित्त मंत्री क्या होता है? जो भी खर्च वगैरह होता है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर, कि भाई कितना खर्च हुआ है, कितना क्या नहीं हुआ, इन सब का जो लेखा जोखा है, जो बजट है, वो सब रखने का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्री। राज्य किस में क्या बढ़ोतरी करनी है, किसके पैसे बढ़ाने हैं, किस कर्मचारी की कितने पेमेंट में कितनी छूट मिलनी चाहिए, ये सारे टैक्स वगैरह इन सब का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्री। तो लेन देन से संबंधित मामला किसके पास हो गया? वित्त मंत्री के हो गया ना। तो पुराने समय में इस वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वजीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? वजीर का नाम जानिए ना आप, क्या कहोगे वजीर को? वित्त मंत्री। मुस्तोपी, महालेखा परीक्षक। आजकल क्या कहा जाता है? महालेखा। जो लेखा संबंधी रिकॉर्ड रखने का जो कार्य होता है वो कौन करता था पुराने समय में? मुस्तोपी। खजीन कहते हैं खजांची, जिसके पास रोकड़ बही रहती थी, वो क्या कहलाता था? खजांची। आजकल मस्जिदों में होता है ना खजांची, कौन होता है? उसके पास पैसे रहते हैं आने जाने के, कितने खर्च हुए, कितने क्या हुए, वो कौन होता है? खजांची। मजमादार, हिसाब संग्रह करता, जो हिसाब को संग्रह इकट्ठा करके रखता था उसको क्या कह लेते थे? मजमादार। इस विभाग के कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन जो खिलजी है उसने दीवाने वकूफ और अलाउद्दीन ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। दोनों किस में आते हैं? वित्त विभाग। मोहम्मद तुगलक क्या करता है भाई? मोहम्मद तुगलक भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। भूमि को कृषि योग्य, कृषि का मतलब खेती योग्य, जो बंजर भूमि पड़ी है उसमें क्या किया है? खाद वाद डाल करके उसमें सिंचाई का प्रबंध करके उसको क्या कर लिया? कृषि योग्य बना लिया। मतलब उसमें क्या की जा सकती है? फसल उत्पादित की जा सकती है। तो इससे क्या कहा गया? दीवाने अमीर कोही की इसने स्थापना की। दीवाने इंसा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवाने इंसा क्या करता था? पत्र व्यवहार का कार्य करता था। आजकल पत्र व्यवहार का कार्य क्या हो गया? एक तरह से समाप्त सा हो गया है, क्योंकि इसका जो माध्यम है वो क्या बन गया है? इलेक्ट्रॉनिक मेल बन गया है, जिसका अपन कह सकते हैं मोबाइल के द्वारा अपन क्या करते हैं? संदेश, ईमेल क्या कर सकते हैं? आसानी से अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही सेकंडों में भेज सकते हैं। पहले क्या होता था? जब राजा का जो संदेश होता था वो दूसरी जगह भेजा जाता था तो उसको क्या लग जाता था? महीनों लग जाता था। और मान लो कि खुदा ने खास्ता उसके बीच में क्या हो जाती? उसकी मृत्यु हो जाती, या फिर उसको चोर या जो डकैत है बीच में उसका घोड़ा को लूट करके भाग जाते और उसको मार देते, तो वो संदेश क्या होता? वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो उस समय क्या होती थी? बहुत ही संदेश ले जाना बहुत ही क्या होता था? खतरनाक कार्य हुआ करता था। उसमें क्या होता था? खतरा होता था। आजकल क्या है? क्या खतरा? आजकल क्या है? दुनिया मुट्ठी में हो गई एक तरह से देखा जाए तो। क्या हो गया है? पानी कम पिया। दुनिया एक तरह से मुट्ठी में हो गई है। कैसे? कैसे हो गई है? जो वैज्ञानिकों ने क्या की है? उन्नति की है। विज्ञान ने क्या की है? उन्नति। उसके अंतर्गत क्या किया? उन्होंने आविष्कार किए हैं, जिसके कारण जो एक देश से दूसरे देश की जो दूरियां है वो क्या हो गई? लगभग सी समाप्त सी हो गई है।
इसके बाद में देखिए आप, इंशा क्या करता था? दीवाने इंशा पत्र व्यवहार का कार्य करता था। दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह होता था। दीवाने रियासत क्या करता था? दीवाने रियासत क्या करता था? हाँ, विदेश मंत्री। अब विदेश मंत्री क्या होता है भाई? क्या कार्य करता है विदेश मंत्री? अरे विदेश मंत्री का क्या कार्य होता है गगन? एक ही चार है, दूसरे चार प्लेन से ये तो है ही है, वो तो जाएगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो जाएगा ही। नहीं जाएगा? विदेश मंत्री का क्या कार्य होता है? अरे विदेश, वी प्लस देश, क्या हो गया? आउट ऑफ इंडिया या एक देश से दूसरे देश पर यात्रा करना से संबंधित होता है। तो वो क्या, विदेश मंत्री का क्या कार्य होता था? दूसरे देशों में जाता, वहाँ की रूपरेखा देखता, भारत के कुछ क्या होते हैं, भारत किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, विदेशों की किस प्रकार से अपन वस्तुओं को मंगा सकते हैं, वहाँ का जो व्यापारिक जो तालमेल है, व्यापारिक जो संबंध है, उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, या फिर अपनी जो विदेश नीति है उसको अपने बढ़ाने, इन सब का कार्य कौन करता है? विदेश मंत्री। ध्यान रखोगे ना इसको? क्या नाम है इसका? दीवाने रियासत। सदर ए सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। सदर, सदर क्या कहते थे? उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था, उसका कोष अलग होता था जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। अब ये जकात सभी जानते हैं, क्या होता है? शायद जकात, खड़ा हो जरा। हिमांशु बताएगा जकात किसको कहते हैं। बैठ जाओ। एक तरह से क्या होता है? दान होता है, जो किस लिए दिया जाता है? जकात कब देते हैं? के ऊपर अपने, अपना जो धन है उसको पवित्र करने के लिए उसमें से क्या करते हैं अपन? बेकार निकालते हैं। कैसा? और 1/4 भाग होता है ना अपनी जो रुपया पैसा होता है उसका, एक 1/40वां भाग, ठीक है, उसको, माल को अपने पवित्र करने के लिए, ऐसा ही कुछ है। कुल मिलाकर ये कहा जाए, जकात का मतलब अपन को किससे लेना है? दान से लेना है, एक तरह से गरीबों को दिया जाने वाला दान। किस समय, कौन से महीने में दिया जाता है दान? जकात कब दिया जाता है? रमजान के महीने में, जकात फित्रा, ठीक है। काजी उल कुआत, उसे न्याय विभाग से संबंधित है। काजी उल कुआत किससे संबंधित? न्याय से। बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुबालिक किससे संबंधित है? सूचना से संबंधित। दरबार राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। दरबार और राजमहल के लिए कितने कर्मचारी होते थे? 6 कर्मचारी। अब उनका भी नाम है, क्या है? वकीर दर बारबक, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिखा, अमीर मजलिस, सरे जहादार। सल्तनत काल सैन्य, सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, खम्स किससे कहते हैं? युद्ध के समय
युद्ध के समय लूट के सामान युद्ध के समय जो लूट करके सामान लाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? खम्स कहा जाता है। इसको भी लिखना आपको। हाँ जी, खम्स किसे कहा जाता है? हमें लूट के जो सामान युद्ध के समय जाहिर सी बात है, पहले भी आपको बताया है कि युद्ध के समय क्या किया जाती थी? लूटपाट की जाती थी। और जो लूटपाट करके जो आते थे, युद्ध जो सामान उनको मिलता था उसको क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता है। तो एक स्पेशल नाम हो गया कि नहीं हो गया कि जो लूट करके सामान लाए उसको किस नाम से जाना जाता है? खम्स के नाम से। अजीबोगरीब नाम मिलते कहाँ से? अभी तो पढ़ते जाओ। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन के प्रतिरूप था। प्रजापतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांत पंथी की नियुक्ति, प्रांत पंक्तियों को क्या कहा जाता था? वली या नाजिम। प्रांत जो छोटा राज्य होता था, अलग अलग एक राजा होता था, तो वो क्या करता था? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता था? उस राज्य को बांट देता था और उसका क्या बना देता था? एक प्रांतपति बना दिया जाता था, जिससे किस नाम से जाना जाता है? वली या नाजिम के नाम से। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी। कि जो प्रांतपति है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुल्तान के द्वारा की जाती है। सिख जिले के राजस्व अधिकारी होते थे। अंत 1206 से 1526 ईस्वी पर दिल्ली सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तात्कालीन सुल्तान की शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। सुल्तान क्या होता? अगर कमजोर होता तो उसके राज्य की शक्ति घटती या बढ़ती? घटती। और सुल्तान क्या होता? अपने आप में ताकतवर होता, उसकी विशाल सेना होती, तो उसका साम्राज्य बढ़ता घटता? बढ़ता। जाहिर सी बात है। तो कोई कमजोर शासक आता था उस समय क्या होती थी? साम्राज्य क्या हो जाता था? एक तरह से घट जाता था। क्यों घट जाता था? इसके बाद में देखिए यहाँ पे मुगल कालीन भारत। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? मुगल कालीन प्रथम मुगल शासक कौन था भाई भारत में? अभी बताया ना आपको, बाबर। जिसने क्या किया था? सिकंदर को हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध में एक युग की क्या की थी? समाप्ति की थी। किस वंश की? लोधी वंश। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना था। 1526 में। इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके क्या बना था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? बाबर को। बाबर कब भारत में आया था? 1526 ईस्वी में। क्या किया था उसने? भारत में आकर के आक्रमण किया था। किसके ऊपर? इब्राहिम लोधी। और उसको क्या किया? उस युद्ध में हरा दिया। कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके मध्य हुआ और उसका क्या परिणाम निकला, तो बताएं जरा। 1536 में बाबर
बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की हार हो गई और लोदी वंश की समाप्ति। इसके अलावा मुगल वंश। मुगल मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डल चुकी थी। इसे क्या कहा जाता है बाबर को? क्या कहा जाता है? तुर्क मुसलमान। क्या कहा जाता है इसको? तुर्क मुसलमान है और तैमूर का इसे वंशज कहा जाता है। सुखताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना का नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। यानी चंगेज खां है, उसका जो वंश है उससे भी उसका ताल्लुक था। किसका? बाबर का। केवल तैमूर के वंश से ही उसका ताल्लुक नहीं था, बल्कि चंगेज चंगेज खां से के जो वंश है उससे भी उसका ताल्लुक था। इसकी मां चंगेज खां की वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। बादशाह की उपाधि को धारण करने वाला ये पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 है क्या? महाराणा सांगा वह बाबर के मध्य। और क्या हुई? इसने जीत गया, ये विजय प्राप्त की इसने। खानवा का युद्ध कब वह किसके मध्य हुआ और उसका क्या परिणाम निकला? 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। कहाँ पे? खानवा में, इसीलिए जिसको खानवा का युद्ध कहा जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है? बाबर ने विजय पाई थी और उसका भी एक कारण है इसमें दे रखा है। बाबर ने ये युद्ध तुलगुमा तुलगुमा पद्धति से लड़ा। कौन सी पद्धति थी इसमें? तुलगुमा। तुलगुमा पद्धति और जिहाद जिहाद का नारा। विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? उपाधि किसकी धारण की इसने? गाजी। किसकी? गाजी की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी में मेदिनी राय को परास्त किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। 1529। बाबर ने घाघरा के युद्ध में
अफगानों को परास्त किया। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि घाघरा का युद्ध है वह है कब, वह किसके मध्य हुआ। 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के मध्य हुआ। इसमें क्या होता है, बाबर अफगानों को हरा देता है। परास्त का मतलब हरा देना। बाबर की मृत्यु इसके एक साल बाद ही कब हो जाती है, 26 दिसंबर 1530। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मृत्यु किसकी, बाबर की। अब इस बाबर को है वो यमुना नदी के किनारे रामबाग में इसे दफनाया गया। आगरा गए हो क्या आप, कोई नहीं गया हुआ है। आगरा है अपना जो ताजमहल है वहीं से यमुना नदी किनारे दिखती है। इधर ही एतमादुल्ला का मकबरा और जो बाग वगैरह सब वहीं आसपास ही है। इसलिए इसे कहाँ दफनाया गया, आगरा में यमुना नदी के किनारे रामबाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाद में इसे कहाँ दफनाया गया, काबुल में। पहले तो क्या किया, दुनिया का जो रीति रिवाज है उसको पूरा किया गया। फिर उस बाबर की इच्छा क्या थी कि मेरे को मेरे वतन में दफनाया जाए, मेरे देश में। कहाँ पे, काबुल में। तो उसकी इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। यानी एक बार तो उसको वहां पे मिट्टी दे दी गई, कहाँ, यमुना नदी के किनारे रामबाग में, कि भाई चलो पीछे छुटा। फिर उनके परिवार वालों ने कहा कि इसकी इच्छा ये थी कि इसको कहाँ ले जाकर के दफनाओ, काबुल में। तो उसकी जो बॉडी है उसको निकाल करके वहां ले जाकर के दफनाया। इच्छा होती है हर किसी इंसान की कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे वहां दफनाया जाए। मान लो कि वो उस समय वो बात याद नहीं आई और बाद में याद आए, तो उसको क्या किया गया, वहां से निकाल करके वहां दफनाया गया। अगर ये बात उन्हें याद रहती पहले, तो पहले वहां रामबाग में दफनाया नहीं जाता, बल्कि उसे वास्तविक स्थान कहाँ दफनाया जाता, काबुल। ठीक है ना। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तकें तुर्की भाषा में लिखी थी। दिनचर्या, दिनचर्या क्या होती है, पूरे दिन भर जो अपन कार्य करते हैं वो क्या कहलाती है, दिनचर्या। कि सुबह इतनी बजे उठते हैं, उसके बाद में कोलगेट करते हैं, नहाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर आराम करते हैं, होमवर्क करते हैं, शाम को फिर खेलना, चाय पीना, खाना खाना, फिर रात को क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। ये सारी क्या हो जाती है, पूरी दिन भर की दिनचर्या। अच्छा, आज अपन ने किस किस से मुलाकात की, कौन कौन अपने नए मित्र मिले, कक्षा में कितने स्टूडेंट थे, क्या क्या विषय पढ़ा, किस किस के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये सारी क्या हो जाती है, दिन भर की दिनचर्या। ठीक है, तो उसने अपनी जो दिनचर्या है वो तुर्की भाषा में लिखी, जिसका नाम बाबरनामा या तजुके बाबरी। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे बाद में फारसी में अनुदित किया। अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, रहीम के नाम से। रहीम का पूरा नाम क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसकी जो बाबर की क्या कहते हैं अपन दिनचर्या है, उसको क्या कहा जाता है, या तो बाबरनामा या तजुके बाबरी। बाबरनामा या
तुजुके, तुजुके बाबरी। अब्दुल अब्दुल रहीम खान खाना, किसमें अनुसूचित किया? फारसी में। पहले ये क्या थी? तुर्की में। कौन सी भाषा में? अब्दुल रहीम ने क्या किया इसको? फारसी में। फारसी में अनुवाद इसका किया। ये है आपका, किसके बारे में पढ़ा अपन ने? बाबर के बारे में। अब बाबर के बारे में कौन बाद में कौन आता है? हुमायूं। जाहिर सी बात है, उसके बाद में पिता के बाद में उस कुर्सी को संभालने वाला वास्तविक शासक कौन होता है? उसका पुत्र। तो उसका पुत्र कौन था? नासिरुद्दीन हुमायूं। तो इसके बारे में फिर से अपन एक बार रिपीट करते हैं, जरा कुछ पूछते हैं। आपको कुछ पूछना है क्या इसके बारे में? पीछे वाले दोनों स्टूडेंट 9th के हो गया, तो 10th में कौन सा है? तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे? बोल रहा नहीं कुछ भी, क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं दे रहा है तू? हाँ, चल खड़ा हो। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? इसको मास्क को नीचे कर ले फिर बोल। महमूद गजनवी। ठीक है, बैठ जाओ। अकबर ने अपनी दिनचर्या का वर्णन किस में किया है? कौन सी पुस्तक में किया है? बाबरनामा में। और ये कौन सी भाषा में लिखी उसने? तुर्की भाषा में। अब्दुल रहीम खान खाना ने उसका अनुवाद कौन सी भाषा में किया? फारसी में। खानवा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य में हुआ था, और उसका क्या परिणाम निकला? 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, और उसका परिणाम क्या निकला? बाबर क्या हो जाता है इसमें? जीत जाता है। और उसके पीछे उसकी क्या थी? तुलगुमा पद्धति का उसने क्या लिया था? सहारा लिया था, और जिहाद का नारा लगाया था। ठीक है। फिर है घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ये बताओ? 1529 ईस्वी में। कब? 1529 में। किसके मध्य? बाबर और अफगानों के बीच में। इसमें क्या होता है? अफगानी जो लोग हैं उनको क्या कर दिया जाता है? बाबर के द्वारा हरा दिया जाता है। अच्छा, मुगल काल की स्थापना करने वाला कौन था? मुगल गाली बाबर। किस प्रकार से उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की? इब्राहिम लोदी को हरा करके। क्या किया उसने? कौन से युद्ध में हराया? कब हुआ था? 1536। अच्छा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर 1523 में। ठीक है। फिर है आपका कि खम्स किसको कहा जाता है? युद्ध में लूट का जो सामान होता है उसको क्या कहा जाता है? खम्स कहा जाता है। आगे पढ़ोगे क्या? बस इतना ही? ठीक है, तो भाई अपनी जो क्लास है उसकी समाप्ति यहीं पे करते हैं अपन। अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो इसी दिल्ली सल्तनत के अनुसार जो मुगल शासन अपन पढ़ रहे हैं
उसमें किसको पढ़ेंगे अपन है, हुमायूं को। हुमायूं कौन था, किसका पुत्र, बाबर का जो पुत्र है हुमायूं, उसके बारे में अपन है जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें। बंद कर दो। वो 9th का बनाना दोनों का, ये तो लो भाई।